हर दोनों आपके ताक़ुब में हैं। आतिफ के कानों में अख्तर की आवाज़ गूंजी। इन दोनों के अलावा कोई नज़र आया? नहीं सर। ठीक है, मैं गेस्ट हाउस का रुख कर रहा हूँ, उस गली में उन्हें घेरना है। ठीक है सर, हम दोनों तैयार हैं। थोड़ी देर बाद ही आतिफ रोड छोड़कर गलियों में घुस गया था। 2-3 मोड़ काटने के बाद ही उसने एक मुनासिब मकाम पे कार रोक दी। दोनों मोटरसाइकिल सवार उस वक्त कार के काफ़ी नज़दीक थे। कार उसने इस तिरछी करके रोकी थी। तिरछी इस वजह से की थी कि वो आगे गुजर कर न जा सकें। बिजली की सी सरअत से वो और इरफान नीचे उतरे। उनके हाथों में मौजूद पिस्तौलों का रुख दोनों मोटरसाइकिल सवारों की जानिब था। वो दोनों आगे पीछे आ रहे थे। पिछले सवार ने मोटरसाइकिल को तेज़ी से पीछे मोड़ा, मगर उस वक्त तक अख्तर और सगीर अपनी मोटरसाइकिलें खड़ी करके नीचे उतर चुके थे और उनके हाथों में चमकने वाले पिस्तौलों ने दोनों मुजरमों को रुकने पर मजबूर कर दिया। इन दोनों के अलावा एक कार सवार और एक मोटरसाइकिल सवार भी आतिफ पार्टी के घेरे में आ गए थे। वो गरीब भी घबराहट के आलम में नीचे उतर आए, मगर उन्हें कुछ कहे बगैर आतिफ मुजरमों से मुखातिब हुआ। अगर जहमत ना हो तो अपने हाथ सर से बुलंद कर लो। ये क्या मजाक है? एक मोटरसाइकिल सवार तल्खी से बोला, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले उसके नज़दीक पहुंचने वाले इरफान ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद कर दिया और उसके हाथ खुद ब खुद सर से बुलंद होते गए। दूसरा पहले ही आर्डर पे अमल कर चुका था। थोड़ी देर बाद उनके हाथ पुश्त पे जकड़कर वो उन्हें कार की पिछली नशिस्त पे मुंतकिल कर चुके थे। गेस्ट हाउस वहां से नज़दीक ही था। कार साइड पे करके आतिफ ने गैर मुतलका अफराद को वहां से जाने का इशारा किया और वो कान दबाते हुए रफू चक्कर हो गए। उनकी मोटरसाइकिलें भी गेस्ट हाउस में ले आओ अख्तर से कहकर वो इरफान के साथ गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ गया, लेकिन उससे कबल वो मुजरमों की आंखों पे पट्टी बांधना नहीं भूला था। उन्हें तहखाने में मुंतकिल करने के मुतल्लिक आर्डर देकर वो इमरान से रब्ता करने लगा। जी सर। इमरान फैसल के साथ इलियास को छोड़कर बाकी फौरन गेस्ट हाउस पहुंचो। दोनों आदमी हमने गिरफ्तार कर लिए हैं और उनके ठिकाने की बाबत उगलवाते ही उनके बाकी साथियों की सरकोबी के लिए जाना पड़ेगा। मेरा अंदाज़ा है हम मेजर रोहित के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। हम पहुंच गए सर, इमरान ने कहा और आतिफ राब्ता मुनक़ते करता हुआ तहखाने की तरफ बढ़ गया। इरफान दोनों को फर्श में गड़ी कुर्सियों से जकड़कर उनकी आंखों से पट्टी उतार चुका था। तो क्या ख्याल है दोस्तों, मुझे ज़हमत करनी पड़ेगी या तुम खुद ही सब कुछ बता दोगे? भाईजान, हम शरीफ आदमी हैं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। किसके मुतल्लिक गलत फहमी हुई है? हमारे मुतल्लिक। तुम दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? कुछ भी नहीं, वही पहला आदमी बोला। तो फिर तुम अपनी बात करो, दूसरे की वकालत क्यों कर रहे हो? मम, मेरा अंदाज़ा है कि ये भी मेरी तरह बेगुनाह होगा। ये पिस्टल तुम्हारे हैं? आतिफ ने उनकी जेबों से निकलने वाले पिस्टल उनकी आंखों के सामने लहराए। जज जी, तो शरीफ आदमी जेबों में पिस्टल लिए फिरते हैं? सर, आपको तो पता है कराची के हालात का। बस बहुत हो गई यार, अब फटाफट मेजर रोहित के ठिकाने के बारे उगल दो। कौन मेजर रोहित? क्या तुम भी मेजर रोहित को नहीं जानते? इस दफ़ा आतिफ का मुखातिब खामोश बैठा आदमी था। उसने भी नफ़ी में सर हिला दिया। इरफान, तुम ही इन्हें कुछ समझाओ, मेरी बात तो इनके पल्ले नहीं पड़ रही। बस सर, चंद मिनट की बात है, आप देखें कि मैं इनकी याददाश्त कैसे तेज़ करता हूँ। इरफान चहका, यार टाइम बहुत कम है। सर बस चंद मिनट। उसने नीचे बैठकर दोनों के बूट खोले और दोनों की पिंडलियों को लोहे के राड से कुर्सी के पाए से जकड़कर उसने एक बटन दबाया तो कुर्सी के पाए 6 इंच बुलंद हो गए। अलमारी खोलकर उसने 4 मोमबत्तियां निकालकर जलाईं और तरतीब से उनके कदमों के नीचे रखकर वो बोला, सर आप पिछले दिन सीढ़ी पाइप बनाने की तरकीब पूछ रहे थे ना? तो पाइप बनाना तो अभी सिखा देता हूँ। सीढ़ी फिर कभी सही। ये अल्फाज उसके मुंह में थे कि दोनों के मुंह से कराहें बुलंद होनी शुरू हो गईं। सर आप इन आवाज़ों पे ध्यान न देना, हांडी पकने की आवाज़ तो आती ही रहती है। पप प्लीज़ इन्हें हटाओ, मैं बताता हूँ। खामोश रहने वाला चीख पड़ा था, जबकि दूसरा होंठ पिंचे तकलीफ को जब्त करने की कोशिश कर रहा था। पहले बताओ, वो अड्डे नंबर 3 में है, एड्रेस बताओ। आतिफ मुस्तफसर हुआ और उसने बड़ी सरहद से रोहित का एड्रेस उगल दिया।
आतिफ ने आंख के इशारे से इरफान को मोमबत्ती हटाने का इशारा किया और दूसरे से मुखातिब हुआ, क्या ये सही बता रहा है? यही है। तकलीफ की शिद्दत से उसके मुंह से बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकली थी। इरफान ने दोनों के पाँव के नीचे से मोमबत्तियां हटा दी थीं, मगर उनके मुंह से दर्द भरी कराहें खारिज होती रहीं। जलने की तकलीफ इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकती थी। उसके साथ वहाँ कितने आदमी होंगे? वो अकेला रहना पसंद करता है। इसका मतलब है तुम्हारे बाकी साथी किसी और ठिकाने पे होंगे? जी, वो होंठ पिंचता हुआ बोला। लगे हाथों उनके एड्रेस भी दोहरा दो। जवाबन उसने 2-3 एड्रेस दोहरा दिए, जो इरफान ने जल्दी से एक नोटबुक में दर्ज कर दिए। उसी वक्त इमरान ने कमरे का दरवाज़ा खोलकर पूछा, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं, आतिफ मुस्कुराता हुआ बोला, हम बाहर आ रहे हैं। चंद लम्हों बाद वो सब आतिफ के दफ्तर में रोहित को घेरने की मंसूबा बंदी कर रहे थे। इधर हिन्ना ने इस्माइल शाह से पूछा, तुम कब तक मुझे कैद रखोगे? इस्माइल ने जैसे ही उसके सामने खाने के बर्तन रखे, वो जैसे गुस्से से फट पड़ी। मेरा ख्याल है तुझे इज्जत रास नहीं है। इस्माइल के लहजे में कोई ऐसी बात ज़रूर थी कि वो लर्ज़ गई, लेकिन उसकी ज़बान ना रुकी और वो उसी लय में बोली, आखिर किस गुनाह का बदला ले रहे हैं? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? अगर आपकी दुश्मनी डैडी से है तो मर्दों की दुश्मनी में औरतों का क्या काम? ये तो बहुत पुराना कानून है बेबी कि मर्दों की लड़ाई में लौंडी औरत को बनना पड़ता है। खिलाफ तवक्को इस्माइल का लहजा नरम हो गया। पहले अपने दुश्मन को शिकस्त तो दे लो। ना चाहते हुए भी हिना का लहजा तंजिया हो गया। आप तो औरतों के सर पे दुश्मन को शिकस्त देना चाह रहे हैं, और ये मर्दों का शेवा नहीं होता। ना हो मर्दों का शेवा। कुछ कमीने दुश्मन ऐसे होते हैं कि उनकी मुखालफत में हर अमल का जवाज पैदा हो जाता है। ये भी कमज़ोरों की कड़ी कहावत है, हिना ठोस लहजे में बोली। वो यूनिवर्सिटी की तालबा थी, लिफाफी से शिकस्त नहीं खा सकती थी। ये तुम इसलिए कह रही हो कि असल हालात से नावाकिफ हो, वरना ऐसी बात कभी ना करती। ये आपकी सोच है। शट अप, आराम से खाना खाओ। वो दौड़ते हुए कमरे से निकल गया। हिन्ना के लबों पे मुस्कुराहट खिल गई। ये उसके हार जाने की इलामत थी कि वो कमरे से वॉकआउट कर गया था। वो खाने की तरफ मुतवज्जे हो गई। बमुश्किल खाने से फारिग हुई थी कि इस्माइल एक खुली बोतल हाथ में पकड़े अंदर दाखिल हुआ। बोतल पे लिखे लेबल को पढ़े बगैर वो जान गई कि वो उम्मुल खबाइस से जी बहला रहा है। उसका दिल किसी अनजाने अंदेशे से धड़कने लगा, मगर इस्माइल उसकी हालत पे गौर किए बगैर कुर्सी घसीटकर उसके सामने बैठ गया। चंद बड़े बड़े घूंट लेकर उसने बोतल में मौजूद मशरूब की मिकदार में खातिर खा कमी की और फिर किसी गहरी सोच में खो गया। उसके अंदाज से हिन्ना को ये अंदाज़ा लगाने में देर न लगी कि वो उसे कोई अहम बात बताने लगा था, और फिर उसकी लब कुशाई ने हिन्ना के अंदाजे की तस्दीक कर दी। मेरा नाम सैयद इस्माइल शाह गाजी है। उसका खोया खोया सा लहजा अजीब असर लिए हुए था। अबू का नाम सैयद इब्राहिम शाह गाजी था। गुर्बत और तंगदस्ती के बावजूद उसने हतुल वसा मुझे आला तालीम दिलाने की कोशिश की। मेरा इरादा डॉक्टर बनने का था, लेकिन कोशिश के बावजूद अबू जान अखराजात पूरे ना कर सका। मजबूरन मुझे कॉमर्स में दाखिला लेना पड़ा। एम.कॉम फर्स्ट डिवीजन की डिग्री लेने के बावजूद मुझे कोई जॉब ना मिली। छोटी बहन के जहेज में पड़े जेवर बेचकर मैंने रिश्वत के पैसे पूरा करने की कोशिश की, मगर बदकिस्मती की उस रकम ने आधे घंटे से ज़्यादा मेरा साथ न दिया और किसी शकीउल कल्ब ने मेरी जेब काट ली। मैं उस जानकार हादसा की इत्ला अम्मी अबू को देने की जुर्रत न कर सका और एक दोस्त के मशवरे से स्टील मिल में मजदूरी शुरू कर दी और वालिदैन के सामने ये झूठ गढ़ा कि मुझे नौकरी मिल गई है। छोटी बहन रेहाना, जिसे मैं प्यार से गुड़िया कहता था, बहन का नाम आते ही उस सीने तलखी से भर गया और वो बोतल मुंह से लगाकर वो घटाघट पीने लगा। पता है वो कैसी थी? जवान होने के बाद कभी मैंने भी उसे नंगे सर नहीं देखा था। ये कहकर वो खामोश हो गया। बोतल में मौजूद बच्ची कच्ची शराब मैदे में उंडेल कर वो उठा और कमरे से बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद वो एक नई बोतल के हमरा नमूदार हुआ। कुर्सी संभालते ही उसने सिलसिला कलाम जोड़ा।
हमारे पास ले दे के ذاتی मकान ही ऐसी पूंजी थी जिसकी वजह से हमारी सफेद पोशी का भरम बाकी था। बदकिस्मती से वो मकान एक हिवस परस्त इबलीस की निगाहों में समा गया। हुआ कुछ ऐसे कि हमारे घर के साथ एक प्लाट काफ़ी अरसे से खाली पड़ा हुआ था। उसके साथ हमारा एक पड़ोसी भी, जिसका मकान हमारे घर से मुतसिल था, वहाँ से अपने बच्चों के पास शिफ्ट हुआ और अपना मकान उसे बेचना पड़ा। ये दोनों जगहें खरीदने के बाद उसकी निगाहें हमारे मकान पे पड़ी, जिसे खरीद के वो वहाँ पे एक शॉपिंग प्लाजा तामीर कर सकता था। इस मकसद के लिए उसने हमारा मकान खरीदना चाहा और पता है उसकी क्या कीमत लगाई? 3 लाख रुपए। इतनी रकम से तो आजकल गद्दा गाड़ी नहीं आती। यही बात जब मैंने उसके सामने कही तो उसने मुझे जवान बहन का हवाला देकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। जवान खून कहाँ किसी की धमकी सुनता है। मैंने भी उसके मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया और यही से मेरी बदबख्ती की शुरुआत हुई। गुड़िया औरतों के एक स्कूल में सिलाई का काम करती थी। उसने इलाके के थानेदार के साथ साजबाज करके गुड़िया को स्कूल से उठवा लिया। मुझे और अबू को जब खबर मिली कि गुड़िया थाने में है, हम भाग वहां पहुंचे। हमें बताया गया कि गुड़िया एक आदमी के साथ शर्मनाक हालत में पकड़ी गई है। इस खबर का मुझ पे जो असर होना था सो हुआ। अबू जान को तो ये सुनकर हार्ट अटैक हो गया। मैं जल्दी से उसे हस्पताल लेके गया और अपने दोस्त को भी फ़ोन करके हस्पताल बुला लिया। उसके पहुंचने पे मैंने अबू को उसकी निगरानी में छोड़ा और ख़ुद थाने पहुंचा। वहां जाके थानेदार की ज़बानी पता चला कि गुड़िया को रिहा कर दिया गया है। मैं थाने से घर पहुंचा तो वहां एक और रूह फरसा मंजर मेरा मुंतज़िर था। मेरी मोहब्बत करने वाली माँ घर के सैन में तड़पते हुए आखिरी सांसें ले रही थी और उसकी वजह उसके पहलू में घुसा हुआ खंजर थी। मैंने खंजर उनके पहलू से निकाल के फेंका और किसी गाड़ी रक्शे की तलाश में जाने के इरादे से घर से बाहर की जानिब लपका, मगर उसी वक्त पुलिस वहां आन पहुंची और मुझे अपनी ही मां के कत्ल में गिरफ्तार कर लिया गया। मैं चीखता चिल्लाता रोता पीटता रहा मगर किसी ने मुझ पे तरस न खाया। साजिश बिल्कुल मुकम्मल थी। खबर लगी एक गैरतमंद भाई को जब बहन की बदचलनी के बारे मालूम हुआ और ये पता चला कि उस काम में उसकी माँ भी बहन के साथ शामिल है, तो उसने अपनी माँ को हलाक कर दिया। शरीफ बाप को ये सुनकर हार्ट अटैक हो गया और वो अस्पताल में चल बसा, जबकि बहन घर से फरार हो गई। हिना फाजिल अली खान, तुम अंदाज़ा करो कहानी कितनी परफेक्ट थी। फिर उसी पे बस न हुआ बल्कि उसी दिन सेठ फाजिल अली खान का एक चेला मुझसे मकान की मलकियत के कागजात साइन कराने आन पहुंचा। मेरे जहन में मेरे पास गिनवाने को कुछ नहीं बचा था। मैंने कागजात साइन करने से इनकार कर दिया, जिसकी पादाश में मुझे रातों रात थाने से सेठ के अड्डे पर मुंतकिल कर दिया गया और मेरे सामने मासूम गुड़िया को लाया गया, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो उस भाई की बहन थी जो उसके नाम का ताना बर्दाश्त नहीं कर सका था। जब जवान बहन सामने लाई गई तो मैं इनकार न कर सका और जायदाद के कागजात साइन करके दे दिए, मगर सेठ फाजिल अली खान ने उस वक्त वो घटिया हरकत की, वो इंसानियत सोच सलूक किया जिसकी तकलीफ़ आज भी मेरे सीने में छुपी है। उसने मेरी आंखों के सामने मेरी मासूम गुड़िया को चारपाई से बांध के शिद्दत गम से इस्माइल की आवाज़ अलग में कुट गई और वो चंद लम्हों तक बोलने के काबिल न रहा। मैंने आंखें बंद कर ली थीं मगर वो चीखें आज भी मेरी समाहत में ज़िंदा हैं। मैं सोता हूँ तो मुझे जगा देती हैं, मुझे किसी करवट चैन नहीं लेने देती। फिर इसी पे इक्तफा नहीं किया गया, उसके बाद उसके गर्गों ने भी इस मासूम को पामाल किया। वो 17-18 साल की मासूम बच्ची, क्या बीती होगी उस पे। मुझे बेहोश करके वापस थाने भेज दिया गया कि उसकी नज़र में मेरी सज़ा पे अमल दरामद हो चुका था, मगर वो ये भूल गया था कि ये दुनिया है जिसका नाम मियाँ, ये और तरह की बस्ती है। ये दुनिया है जिसका नाम मियाँ, ये और तरह की बस्ती है। ये महकों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। उसने जब मेरी बहन का नाम लिया था तो मैंने उसके मुंह पे
थप्पड़ मारा। उसके बदले उसने मेरी बहन को किसी काबिल न छोड़ा और ये सारा काम मेरी निगाहों के सामने किया गया। लेकिन ये टाइम उस पे भी तो आना था और अब आ गया है। मुझे थाने भिजवाकर मेरी बहन को छोड़ दिया गया, मगर वो जिंदा ना रह सकी और गाड़ी के सामने छलांग लगाकर अपनी मोहब्बत करने वाली माँ और शफीक बाप के पास पहुंच गई। लेकिन मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप गई, एक हिवस परस्त जालिम सेठ से बदला लेने की जिम्मेदारी। एक कत्ल के जुर्म में कैद मुल्जिम के लिए ये नामुमकिन बात है, मगर मेरे खुदा के लिए नामुमकिन नहीं थी। एक फरिश्ता सीरत शख्स ने मुझे हवालात से फरार कराया, इस काबिल बनने में मदद दी कि आज मैं उस सेठ की नींदें उड़ा सकूं। अब बताओ हिना फाजिल अली खान के बुज़दिल कौन है, मैं या तुम्हारा जालिम बाप? इस जंग में औरतों को घसीटने वाला कौन है, मैं या सेठ फाजिल? अगर उसने मेरी मासूम बहन के साथ ऐसा शर्मनाक सलूक किया तो क्या मुझे ये हक हासिल है कि नहीं कि मैं भी उससे वैसा ही बदला ले सकूं? क्या मैं उसे वैसा ही दुख पहुंचाने का हकदार नहीं हूं? बताओ बताओ। इस्माइल की आवाज़ बुलंद हो गई। हिना ने खामोशी से सर को झुका लिया और इस्माइल बोतल मुंह से लगाए कमरे से निकल गया। आज उसे एक बहुत बड़ा फैसला करना था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।